हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक करते हैं, दैट इज़ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को हम HGP के नाम से भी जानते हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग या हम कहें मेगा प्रोजेक्ट था जो 1990 में स्टार्ट हुआ था अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टू इंस्टीट्यूट्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ USA एंड USA डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। इन दोनों एडमिनिस्ट्रेशंस ने, इंस्टीट्यूट्स ने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था विद द एम टू नो द सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन, कि ह्यूमन में कौन कितनी सीक्वेंस, कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं, वो कैसे काम करते हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, इस सारी नॉलेज को लेने के लिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। तो ये स्टार्ट 1990 में हुआ था, एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीट बाय 2003, लेकिन ये 2006 में कंप्लीट हुआ था। ठीक है, तो लेकिन ह्यूमन जीनोम को स्टडी करने के लिए सबसे जो मेजर प्रॉब्लम्स साइंटिस्ट को आई, सबसे पहली जो प्रॉब्लम थी इथिकल रीजंस, कि लोग फेवर नहीं थे कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के DNA को स्टडी करें, क्योंकि ये हमारे इथिक्स के खिलाफ है किसी भी ऑर्गेनिज्म का DNA को लेना। दूसरा, हमारा जो ब्रीडिंग साइकिल है वो बहुत लंबा होता है। और तीसरा, हम कंट्रोल्ड ब्रीडिंग नहीं कर सकते कि हम यहाँ इन ऑर्गेनिज्म से हम बच्चों को देखें और फिर उनके सीक्वेंसेस को स्टडी करें। तो इसके लिए बहुत सारे हमारे लीगल या इथिकल इश्यूज क्रिएट हो रहे थे, तो साइंटिस्ट को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसके लिए उन्होंने क्या है, लीगल एथिकल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए एजेंसीज बनाई जो इन सब बातों के लिए डील करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम गोल्स की बात करते हैं कि क्या अप्रोच रखी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को करने के लिए, कि क्या क्या जानकारी लेना चाह रहे थे साइंटिस्ट। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई ऑल अप्रॉक्सीमेटली हमारे अंदर जितनी भी जीन्स प्रेजेंट हैं, जो फंक्शनल जीन्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। हमारे सारी सीक्वेंस को स्टडी करने के लिए 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स प्रेजेंट है। 3 बिलियंस मतलब 3 × 10⁹ बेस पेयर। और ये प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट क्यों था, क्योंकि एक तो क्या है, बहुत लंबा प्रोजेक्ट था। दूसरा, हर बेस को स्टडी करने के लिए अप्रॉक्सीमेट $3 यूज हो रहे थे। एक बेस को स्टडी करने के लिए $3 यूज हो रहे थे। तो $3 बिलियन को स्टडी करने के लिए कितना होगा, 9 बिलियन पैसे लगे थे। तो ये बहुत क्या है, इन्वेस्टेड प्रोजेक्ट था, इसलिए हम इसको मेगा प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। तीसरा क्या गोल था कि जो भी सीक्वेंस हम स्टडी कर रहे हैं उनको एज सच स्टोर किया जा सके, ताकि फ्यूचर में साइंटिस्ट उनको यूज करें। तो एक नई टेक्नोलॉजी भी साथ में डेवलप की जा रही थी, जिसे हम बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में क्या होता है कि हम कंप्यूटर्स को बायोलॉजी की टर्म्स में फिट, जैसे आपको पता है कंप्यूटर एक मशीन लैंग्वेज के ऊपर काम करता है, 0-1 में फीडिंग होती है उसमें। तो उस 0-1 की फीडिंग को हमने क्या है, बायोलॉजिकल टर्म्स में करना था। बायोलॉजिकल टर्म्स कैसे, जो 4 न्यूक्लियोटाइड थे, A, T, C, G, इस तरीके के हमने डाटाबेसेस बनाने थे, ताकि हम जो भी DNA आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सीक्वेंस कर रहे हैं, उसको स्टोर किया जा सके, ताकि हम फ्यूचर में यूज कर सके। तो साथ में एक और टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही थी, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, डाटा एनालिसिस के टूल्स हमने इम्प्रूव करने थे, जैसे सीक्वेंसिंग मशीनें बनानी थी, जिसमें आप एकदम से सीक्वेंसेस को, कौन कौन से बेस पेयर प्रेजेंट है, वहां पर यूज कर सको। तो बहुत हार्ड वर्किंग प्रोजेक्ट था ये, जिसको साइंटिस्ट ने कंप्लीट किया। अब जो जितनी भी हम ये टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे थे, साथ साथ उनको डिफरेंट इंडस्ट्रीज में भी अप्लाई करवाना, ताकि हम ह्यूमन रेस को फायदा पहुंचा सके फॉर द बेनिफिट ऑफ द मैनकाइंड।
ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि जो क्रोमोसोम है 1 है उस पे सबसे ज़्यादा जीन्स होती हैं, अप्रॉक्सीमेट 3000 जीन्स हैं, और सबसे जो कम क्रोमोसोम पर जीन्स हैं वो कौन सा होता है, मेल वाई क्रोमोसोम, जिसपे 231 जीन्स प्रेजेंट होती है। तो जब साइंटिस्ट ये प्रोजेक्ट को कैरी आउट कर रहे थे तो सिर्फ ह्यूमन जीनोम को नहीं स्टडी किया, उन्होंने बहुत सारे अदर ऑर्गेनिजम्स के सीक्वेंस को भी आइडेंटिफाई किया, जैसे ई कोलाई का बैक्टीरिया था, ईस्ट था, सी एलिगेंस था, ड्रोसोफिला था, कुछ प्लांट्स की भी उन्होंने सीक्वेंसेस को कंप्लीट किया था। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से उन्होंने स्टार्ट किया था कि हम ह्यूमन जीनोम की स्टडी करेंगे, लेकिन साथ में बहुत सारे अदर ऑर्गेनिजम्स की भी सीक्वेंस को उन्होंने आइडेंटिफाई किया। तो इन्होंने कैसे किया, जो मेथोडोलॉजी यूज करी गई उसमें 2 अप्रोच यूज की गई। हमें पता है डीएनए में हमारे 2 रीजन होते हैं, एक नॉन कोडिंग रीजन और एक कोडिंग रीजन, जिसे हम कोडिंग रीजन कौन सा हुआ, जिससे प्रोटीन बनेंगी। मतलब हमें पता है बहुत सारा हमारा डीएनए क्या होता है, नॉन फंक्शनल होता है, जो किसी भी तरीके की प्रोटीन को कोड नहीं करता है। सिर्फ 3% ऑफ डीएनए है जो हमारा वो कोडिंग सीक्वेंस से बना हुआ है, जो आगे जाकर प्रोटीन्स को बनाएगी। तो एक अप्रोच तो क्या थी कि हम सारे के सारे डीएनए को सीक्वेंस करें, चाहे वो कोडिंग पार्ट हो चाहे वो नॉन कोडिंग पार्ट हो, ठीक है। दूसरी अप्रोच क्या थी, सिर्फ हम कौन से पार्ट को आइडेंटिफाई करें जो आगे जाकर आरएनए या प्रोटीन बना रहा है, जो एक्सप्रेशन शो करता है। तो इस अप्रोच को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। तो 2 अप्रोचेस यूज करी गई, आइदर स्टडी द होल डीएनए और आइदर स्टडी द ओनली फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए विच कोड फॉर अ प्रोटीन, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया, जैसे हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किया था पहले, कि हम डीएनए को आइसोलेट करेंगे, उसको फ्रेगमेंट्स में तोड़ देंगे विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब ये जो फ्रेगमेंट्स हमें मिली हैं, हमने क्या देखना है कि कोड कर रहा है कि नहीं, हमने एक्सप्रेशन देखनी है। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक स्पेसिफिक सिस्टम में हमने उस सेगमेंट्स को ट्रांसफर कर दिया विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स। ये सारी भी डिटेल्स आप होस्ट क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, वहां पर बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आपने सिर्फ क्या जाना कि हमने जो भी डीएनए फ्रेगमेंट की फॉर्म में लिया था उसको हमने एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म में डाल दिया, ताकि वहां पर वो क्या सिंथेसाइज कर सके, प्रोटीन सिंथेसाइज कर सके। प्रोटीन सिंथेसाइज होगा तभी हमें पता चलेगा कि ये जीन काम करती है कि नहीं। मान लो मेरे पास 2 सेगमेंट आई, सेगमेंट ए और सेगमेंट बी, मैंने होस्ट में डाल दिया विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। तो जो सेगमेंट ए थी, जब मैंने देखा होस्ट में किसी भी तरीके की एक्सप्रेशन नहीं हो रही, कोई भी प्रोटीन नहीं बन रहा, और जो दूसरी सेगमेंट थी वहां पर मैं कहूँ आई कलर को बनाने वाली प्रोटीन सिंथेसाइज हो गई, तो हम क्या कहेंगे, जो पहली सेगमेंट है वो नॉन कोडिंग पार्ट से आई है, और जो दूसरी सेगमेंट है वो कौन से पार्ट से आई है, कोडिंग पार्ट से आई है। तो ये क्या है, बहुत टीडियस सीम्स टू बी अ सिंपल, लेकिन इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में अप्रॉक्सीमेट 15 इयर्स लग गए थे, क्योंकि हिट एंड ट्रायल मेथड थे कि भाई यहाँ से आपने कट किया तो क्या डीएनए फंक्शनल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हुआ तो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली कि ह्यूमन जीनोम में इतने बेस पेयर प्रेजेंट है, 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, ठीक है। सबसे लंबा जो हमारी जीन है वो कौन सी प्रोटीन के लिए है, डायस्ट्रोफिन के लिए, जिसमें कितने बेस पेयर्स होते हैं, 2.4 मिलियन बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। टोटल नंबर ऑफ जीन जो एस्टिमेट की गई वो थी 30,000 जीन्स को स्टडी किया, जिसमें ये देखा गया कि 99.9% तो सभी पर्सन्स में डीएनए क्या है, सेम है, सिर्फ 0.1% डीएनए क्या है, डिफरेंट है। जो फंक्शनल पार्ट है हमारे डीएनए का, उसमें से सिर्फ
50% ऑफ जीन्स को ही स्टडी किया, मतलब उसके फंक्शन पार्ट को स्टडी कर पाए, वो सारे के सारों को हम एक्सप्रेस नहीं कर पाए। लेस देन 2% ऑफ डीएनए कोड फॉर अ प्रोटीन। ह्यूमन जीनोम इज मेड अप ऑफ रिपीटेड सीक्वेंस, जैसे VNTRs की हमने बात करी थी, उससे बना हुआ है। और 1.4 मिलियन ऐसी लोकेशंस है जहां पर कैसे सैटेलाइट्स हैं, माइक्रो सैटेलाइट है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, SNPs। तो ये जो रिपीटिंग सीक्वेंस साइंटिस्ट को यहाँ से मिली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से, आज इनको हम क्या हैं, इन सैटेलाइट डीएनए को एज वी आर यूजिंग इन डिफरेंट अप्रोचेज टू सॉर्ट आउट अवर डिफरेंट प्रॉब्लम। जैसे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज कर रहे हैं VNTRs को, ऐसे ही ये जो VNTRs की इंफॉर्मेशन हमें मिली थी वो एक्चुअल में कब मिली थी, जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कैरी आउट किया गया। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, एक बूम था हमारे मेडिकल साइंस के लिए, जो क्या है, आगे आने वाली मेडिकल साइंस को हमारे सिंप्लीफाई करने वाला था कि आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का डीएनए को 1 मिनट में पढ़ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।